गुड मॉर्निंग क्लास 7। लेट्स सी बाबू, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान दो। इस सेशन में ऑनलाइन क्लास में हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्ट फ्रॉम सिविक सेक्शन। ओके, तो as you know very well about third section, what is civics है ना, ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। नागरिक जो तुम्हारा शास्त्र होता है वो क्या होता है हमारा, तो नागरिक शास्त्र में हमारा सिविक्स में बस यही है कि जितनी भी सिविकल चीज़ों की नॉलेज गेन करने का जो हमारा ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जहाँ से हम इन चीज़ों को गेन करते हैं, ऐसे पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज को हम लोग सिविक्स कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में कहेंगे तो नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो नागरिक शास्त्र का मतलब यही हो गया कि शास्त्र का मतलब एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज जहाँ पर नागरिक संहिता की बातें की गई हो, है ना। सिविल कोड से रिलेटेड तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी कंप्लीट एनालिसिस हमारी की गई होती है। और ये सिविल कोड जो होता है हमारा, या सिविकल कोड जो हमारा होता है, ये पूरे देश के ये एक यूनिफॉर्म कोड फॉर्म करने का प्रयास करता है, जहाँ से तमाम ऐसे रूलिंग फंक्शन को ना ऑपरेट करने में सुविधा होती है। इसके बाद में इसमें चैप्टर है सबसे पहला तुम्हारा इक्वलिटी ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि मैंने बताया कि जो सिविकल कोड हमारे होते हैं उसके कुछ ऐसे हमारे डेमोक्रेटिकल वैल्यूज़ होते हैं। डेमोक्रेटिकल वैल्यूज़ का संदर्भ हम यहाँ इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि हमारे देश में रूलिंग फंक्शन डेमोक्रेटिकल सिस्टम ही रन करती है। तो ऐसे जो डेमोक्रेटिकल सिस्टम में कुछ ऐसे की फीचर्स हमारे होते हैं जिसमें नाम आता है बेसिकली इक्वलिटी का, फिर इसके बाद में फ्रीडम का, फिर इसके बाद में फ्रेटर्निटी का, इसके बाद में और भी सारे फैक्टर्स हैं। हम इक्वलिटीज़ के संदर्भ में देखेंगे कैसे हम राजनीतिक तौर पर, है ना, समान है। पॉलिटिकल इक्वलिटी कैसे देश के लोगों को समान इक्वली प्रोवाइड किया जाता है। आर्थिक रूप से क्या समानताओं के अवसर हमारे हैं, इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी, सामाजिक स्तर पर जहाँ जाति धर्म संप्रदाय तमाम ऐसी जो बातें हमारी होती हैं। इसके बाद में समानता जो होती है कैसे व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, मतलब हाउ इक्वलिटी हेल्प टू सेव द डिग्निटी ऑफ ऑल पर्सन, किसी भी व्यक्ति विशेष के गरिमा की रक्षा करने में ये किस प्रकार हमारा मदद करता है। और भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारा, वहाँ पर किस प्रकार से, है ना, समानता के अधिकारों का जो इम्प्लीमेंटेशन या एंटरटेनमेंट हमारा होता है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं भारत में, है ना, जो लोगों को समान, है ना, ता प्रदान करने की मदद करता है। डिटेल्स में जब तुम लोग आगे एडवांस स्टडी पढ़ोगे 8 क्लास 9 क्लास वगैरह में, तो ये सब चीज़ें काफ़ी और ज़्यादा इन्हांस और ब्रॉड लेवल पर तुमको कंसल्ट करने को मिलेगा। जैसे उसमें समानता के अधिकारों में है कि जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को समानता दी जाती है। देश के किसी भी कोने में रहने की उनकी आज़ादी है, वहाँ पर हम किसी तरह का भेद पैदा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी सेवा वर्ग में चयन होने के लिए हर एक व्यक्ति समान रूप से हमारा योग्य होता है, ये भी समानता का अवसर होता है, जिससे नौकरी पेशा व्यवसाय करने के लिए। आर्टिकल उसमें 17 तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ द नॉन टचेबिलिटी, है ना, अस्पृश्यता का जो अंत करने की जो बातें उसमें की गई है। और कुछ ऐसे हमारे ड्यू क्या और भी कुछ ऐसे इश्यूज हमारे होते हैं जो खास पार्टिकुलर स्टेट वगैरह की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें सिटीजनशिप अवार्ड और कुछ ऐसे गैलेंट्री अवार्ड, जैसे कि भारत रत्न हो गया, या तुम्हारा शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, है ना,
परमवीर चक्र, ऐसे जो गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिलते हैं, इसको अगर रेस छोड़ दिया जाए तो देश के नागरिकों में, है ना, कोई ऐसी ड्यूक देने का प्रोविज़न हमारा नहीं है। यानी कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के सामने सभी बच्चे, देश के नागरिक या जो भी आम पर्सन है, सभी के सभी हमारे इक्वल माने जाएंगे। जैसे कि इसमें देखो टॉप रिचेस्ट पर्सन के बारे में दिखाया है तुम्हारे बुक में कि इस भारत के जो 10 बड़े उद्योगपति कौन कौन हैं हमारे। दुनिया को पता है, अंबानी तो पूरे एशिया में सबसे बड़े नाम हमारे हैं। इसके बाद में अडानी का फ़ोटो दिखा रहा है, अजीज़ प्रेम जी हैं, नारायण मूर्ति हैं, और भी बड़े बड़े नाम इसमें तुम्हारे दिए हुए हैं। और नीचे में एक महिला है, एक कॉमन पीपल है, जहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज क्लास 6 में भी तुम लोगों को इसके बारे में मिल चुका होगा कि देन बेसिकली ये व्हाट इज़ इक्वालिटी, समानता हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, बुक कंटेंट। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट विच प्रोवाइड इक्वलिटी टू ऑल पीपल, है ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो सभी नागरिकों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका हमारा देता है। एंड इक्वलिटी इज़ द बेसिक फीचर एंड विच इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स, है ना, इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ये समानता का अधिकार हमारा सरकार के हर एक प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उसको जो इंटरटेन होता है या इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है, हर एक पायदान पर इसको सिक्योर करने का प्रयास किया जाता है। इन इंडिया ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। हालांकि ये थोड़ा सा सुनने में लग रहा है अच्छा, बट इसको अगर हम प्रैक्टिकली अगर देखने का प्रयास करें कि देश की जनता जो है कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के सामने समान रूप से इक्वल है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा दिखता नहीं है। जैसे एग्जीक्यूट करने के संदर्भ में तुम देखो, इस कोविड सिचुएशन में जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जो बात हो रही है, ये इक्वली, है ना, एंटरटेन हो रहा है क्या? देश के टॉप लीडर्स जो है ना, टॉप कॉप जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब लोग बंगाल और तमिलनाडु और ऐसे जो बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ जाकर के चुनावी सभाओं को संबोधित, लाखों लाख की भीड़ को चुनावी संबोधित कर रहे हैं। यहाँ कार में बैठा हुआ आदमी अगर मास्क नहीं पहने हुए है तो वो कोविड फैला रहा है और उससे जुर्माना वसूला जाता है। या आम गरीब आदमी जो मास्क नहीं खरीद सकता है, या गलती से किसी ने मास्क जो छोड़ दिया और रोड पर मिल जाता है तो उस पर पुलिस डंडे बरसाती है। जबकि यही वीआईपी ट्रीट पाने वाले लोग जो टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन हमारे देश के हैं, ये सब देश में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाए हुए हैं। लेजिस्लेचर का संदर्भ तुम्हारा है विधायिका के संदर्भ में। इसी कोरोना में जहाँ 4-4 लाख केस आ रहे हैं, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इसी कोरोना काल में बिहार में भी चुनाव हमारा हो गया। लेकिन तुम देखो कि जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं बिहार में, टाइम टू टाइम इस पर खतरा मंडरा रहा है। कोरोना कारण इसको एक्सटेंड करने की बात बार बार हो रही है, पोस्टपोन्ड हो चुका है ना, कि कोरोना कारण पंचायती राज का चुनाव नहीं होगा। यानी विधायक और मंत्री का चुनाव हो जाएगा, सरकारें बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लॉकडाउन में पिछले साल मध्य प्रदेश की भी सरकार को बना लिया गया, चुनाव भी करा लिए गए। लेकिन जब लोकल बॉडीज़ के चुनाव की बात आती है तो ऐसे जो टॉप लीडर्स हमारे होते हैं, ऐसे टॉप लीडर जो होते हैं, मतलब आम जनता के अधिकारों की जब बात आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। और नहीं तो फिर अगर चुनाव कोई इशू कोविड के लिए इशू नहीं है तो हर एक प्रकार के चुनाव हो, वार्ड काउंसलर्स का चुनाव होना चाहिए, लोकल बॉडी शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह चुनाव हमारे होने चाहिए। बट ऐसी बातें उनके द्वारा नहीं देखी जाती, वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। जुडिशल सिस्टम में भी तुम देख सकते हो, आम लोगों के जो जितने भी अंडर ट्रायल केसेस हैं, डेट पर डेट पड़ते जाते हैं, महंगे वकील हायर करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है और सुनवाई 10, 12, 15, 20, 25 साल लग जाती है। और ये लोग अपना कोई भी मैटर को अगर सुनवाई करवानी हो तो रात में भी इनके लिए कोर्ट खुल जाता है। थोड़ा सा ये भारत में एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है, एक प्रैंक बन चुका है कि लोग इसको समझते नहीं सही ढंग से
और केवल लिखित तौर पर है कि संविधान का मतलब हो गया समान रूप से सभी के लिए एक विधान का होना। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं संविधान। सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब कायदे और कानून। तो ये केवल लिखित तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर देखने में लगता है कि सरकार बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे बारे में सोचती है, लेकिन जब इसके व्यवहारिक पक्षों के एनालिसिस करते हैं, है ना, व्हेन यू एनालाइज द प्रैक्टिकल इशू, है ना, ऑफ दिस टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन आपको, है ना, काफ़ी मतलब उदासी महसूस होगी और कुछ बहुत ही ज़्यादा खामियां दिखाई देगी तुम्हें इसमें। इक्वलिटी इज अमॉन्ग द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। बस यही है कि समान अधिकारों की बात करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड किए गए हैं भारत के लोगों को, और इस चैप्टर में उन्हीं चीज़ों को ना, इक्वलिटी को अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें टाइप ऑफ इक्वलिटी का संदर्भ जो हमारा है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इक्वलिटी सेवरल क्वेश्चंस राइज इन आवर माइंड, आवर लाइफ स्टाइल एंड द इकोनॉमिकल कंडीशन इक्वल टू दैट ऑफ ऑल। फिर जब समानता की बातें आती है तो तुम्हारे दिमाग में ये स्वाभाविक तौर पर क्वेश्चन, है ना, खटकता है कि क्या सभी के लिए एक प्रकार की जो लाइफ स्टाइल और जो भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हमारी इक्वलिटी मिली हुई है, अगर ऐसा मिलता तो इतना गरीब और अमीर की इतनी ज़्यादा संख्या ही नहीं रहती, सब एक जैसे होते देश में। लेकिन यहाँ देखो कि ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिसी भारत सरकार की है, या मतलब जो भी हर एक सरकार ऐसी इस प्रकार की कर रही है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। यानी कि लाइफ स्टाइल के बेस पर और इकोनॉमिकल एनालिसिस के बेस पर, कंडीशन के बेस पर तुम्हें ये लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में धोखा हुआ है ना। There are these people who living in meager and luxurious life are all the people treated equally in the society। ये बिल्कुल नहीं होता है। आगे तुम लोग इकोनॉमिकल पढ़ोगे जस्ट इसके बाद, पॉलिटिकल के बाद में, तो तुम यहाँ देख सकते हो कि ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में ये जो फोटोज़ है इसको समझोगे तो समझ जाओगे। देश के टॉप मोस्ट जो हमारे इंडस्ट्रीज है, मतलब रिचेस्ट इंडियन जो है, संपन्न लोग हैं, इनके भी मत देने का अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो इनको राइट मिला हुआ है कि वोट दे सकते हैं, तो इनके भी वोट का वैल्यू एक ही है जो कि एक नीचे बैठी हुई महिला जो एक कॉमन पीपल है ना। और इसके आउटलुक वगैरह से लग रहा है कि या तो एक कॉमन पीपल होगी या स्लम एरिया में रहने वाली होगी। यानी कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भी मत का जो अधिकार हमारा होता है उतना ही इक्वल माना जाता है जितना कि एक रिक्शा चलाने वाले जो भी हों, या झोपड़पट्टी में रहने वाले हों, या गली खुमचे में ठेला लगाने वाले लोग हों, छोटी मोटी नौकरी पेशा करने वाले लोग हों। मतलब देश के इस पैरामीटर पर कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों का ऐसे एनालिसिस किए हुए है कि तुम्हें 18 साल तक, ऐसे बायोलॉजिकल टर्म हमारा होता है कि 18 साल तक की उम्र अगर तुम अचीव कर लेते हो तो तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मैच्योर्ड माना जाता है, परिपक्व माना जाता है कि आप शरीर और मन दोनों से चेतन अवस्था आपकी जागृत हो चुकी है और अपने होशो हवास में हर एक प्रकार के डिसीजन तुम ले सकते हो। तो ऐसे जो बालिग, जिसको हम लोग एडल्ट कहते हैं, है ना, ऐसे एडल्ट सरकार बनाने के लिए भी डिसीजन ले सकते हैं, है ना, कि कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर काम करेगी। अलग बात है कि कुछ ऐसे मेल प्रैक्टिसेस वगैरह हमारे हो जाते हैं जिसके कारण कुछ हद तक प्रभावित भी हो जाती है। उसके कुछ और भी फैक्टर हमारे होते हैं कि जैसे ये चुनाव को प्रभावित करना, शिक्षित लोगों को ना होना, पॉलिटिकली जागरूक ना होना। लेकिन तुम्हारी अगर अपनी कुछ पैरामीटर, अगर मानसिक रूप से तुम दिवालिया कोई पागल नहीं है और 18 साल की उम्र को अचीव कर चुका है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, अच्छा से सोच लेता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको ये एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट मीन्स दैट कि मत देने का अधिकार जो है ना, वयस्क, जिसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। और एक वर्ड यहाँ यूनिवर्सल इसलिए ऐड किया गया है कि कोई भी एडल्ट हु इज़ ऑफ द 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड मोर हैज़ द राइट टू कास्ट वोट, है ना। और इसकी हम डिस्क्रिमिनेशन हम ना जाति के आधार पर कर सकते हैं, ना ही हम धर्म के आधार पर कर सकते हैं, ना ही हम गरीब और अमीर के आधार पर कर सकते हैं, है ना, और ना ही हम किसी भी प्रकार के ऐसे मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशंस, है ना, परमिटेड नहीं है यहाँ पर, सिवाय केवल आपका 18 होना चाहिए। या आप जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, संस्कृति सबसे ऊपर उठ करके, यहाँ हिंदू की भी वोट एक, मुस्लिम भी वोट एक,
जातिगत संदर्भ में देखोगे तो अलग अलग जो जातियां हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्लासेस के तौर पर मैं इसका एनालिसिस अभी जिक्र किया यहाँ पर, है ना। या इवन जेंडर बेस पर भी, पुरुष हो या महिला, है ना। महिलाओं के साथ में पहले सेकंड स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सिटीजनशिप की जो बातें हमारी होती थी, तो उसमें नागरिकता का अधिकार उनको नहीं मिला हुआ था, एक्टिव नहीं, पैसिव हुआ करती थी, जिनको निष्क्रिय नागरिक माना जाता था और मत देने का अधिकार हमारे उनके पास में नहीं थे। लेकिन जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो महिलाओं को भी इक्वल राइट प्रोवाइड किए गए, खास करके राइट टू वोटिंग का। तो ऐसे जो मत देने का अधिकार जो हमारा होता है देश के नागरिकों को, ये देश के जो टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स हों, देश के टॉप क्लास पॉलिटिशियन हों, या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल जो हमारे हेड होते हैं, उस कतार में हमें ला जा करके खड़ा करता है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा डिफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दिया था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनतंत्र जनता का, जनता के लिए ही, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारी होती है, और इसमें जनता ही सब मालिक होती है। पब्लिक है, सब जानती है, जनता ही मालिक होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो उसके साथ में पॉलिटिकली उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया गया है, और वहाँ पर कोई भेद नहीं है। ये चीज़ आगे जो जिक्र कर रहा है, जिसका मैंने जिक्र यहाँ पर किया है, ना ही आप जाति के आधार पर कर सकते हो भेदभाव, ना ही तुम गरीब अमीर के आधार पर ये भेद पैदा कर सकते हो, ना ही पुरुष और नारी के आधार पर। एंड ऑल द पीपल हैव फ्रीडम टू कास्ट देयर वोट टू द कैंडिडेट ऑफ देयर ओन चॉइस। और हर एक व्यक्ति अपने पसंद का उम्मीदवार को चुनने के लिए हमारा स्वतंत्र होता है। In that way, people enjoy political equality when where all the peoples are equal। इस तरीके से हमारे देश के नागरिक जो है अपने राजनीतिक अधिकारों पर, है ना, समान रूप से उसको एंजॉय करते हैं, है ना। और ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, जहाँ हमारे भारतीय संविधान के द्वारा देश के आम और ख़ास के बीच में कोई पॉलिटिकल हमारे अधिकारों में कमी नहीं छोड़ी गई है ना। सब समान है, सभी के वोट और सभी की मत की जो गिनती हमारी एक होती है। अगर आपने एक वोट कास्ट किया तो आपका एक वोट का वैल्यू उतना ही है जितना कि एक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का हमारा होता है। नेक्स्ट तुम्हारा है इकोनॉमिकल इक्वलिटी। इसमें दे रहा है कि इकोनॉमिकल स्टेटस से रिलेटेड जब तुम चीज़ों के एनालिसिस करते हो तो तुम देखोगे कि देश में मतलब हर एक रंग का ग्रुप तुमको दिखेगा इकोनॉमिकल बेस पर, इनकम और इकोनॉमी के बेस पर। आप लोगों ने नाम सुना होगा HIG कॉलोनी, MIG कॉलोनी और LIG कॉलोनी। तो चलो कम से कम उसमें इनकम जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। ये इनकम के बेस पर एक सोसाइटी की क्लासिफिकेशन इकोनॉमिकल बेस किया गया है, आर्थिक आधार पर। एक हायर इनकम ग्रुप है जो उच्च उसकी आय होती है, उस श्रेणी में हमारा आता है, उसको HIG कहते हैं। दूसरा MIG होता है, मिडिल इनकम ग्रुप होता है, जो छोटे मोटे नौकरी पेशा व्यवसाय या फर्स्ट या सेकंड क्लास अफसर जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे होते हैं उनको मध्यम वर्गीय परिवार कहा जाता है। और तीसरा हमारा आता है लोअर इनकम ग्रुप, जो निम्न आय वर्ग वाला होता है। तो ये जो आय वर्ग का जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर सेट करने का प्रयास किया गया है, इसमें आय को अनिवार्य किया गया है। लेकिन तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा, इस कोविड सिचुएशन में भी तुम लोग देख रहे होगे कि देश में मतलब संसाधनों पर जो एक वो क्या कहते हैं, संसाधनों पर पहरा या संसाधनों का जो एक यूटिलाइजेशन का जो संदर्भ हमारा है, ये बहुत हद तक समाज के प्रभुत्वशाली और संपन्न वर्गों लोगों का कब्जा हो चुका है। और इसमें दे रहा है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स व्हेन ऑल द पीपल हैव इक्वल एक्सेस टू द अवेलेबल नेसेसरी रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डेली नीड्स ऑफ लाइवहुड। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि 4-5 बेसिक जो हमारी सुविधाएं होती है उस पर तुम नोटिस करोगे तो तुम पाओगे। पहला हमारा रोटी, जिसको फूड हम लोग कहते हैं, है ना, इसेंशियल है तुम्हारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से महंगाई आगे बढ़ रही है, क्या बैलेंस फूड पूरे देश के नागरिकों को मिल रहा है? जबकि ये देश की नागरिक संहिता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में तमाम प्रकार की बातों का जिक्र किया गया है कि देश के नागरिकों को
भोजन मुहैया करने के लिए समान सुविधा उपलब्ध करेंगे, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। एक आदमी खा खा कर बीमार पड़ा हुआ है, एक आदमी खाए बिना बीमार पड़ा हुआ है। चूँकि गरीब और अमीर इतना खा चुका है कि वो डॉक्टर के यहाँ रात दिन भागते रहता है, उसको एडवाइस लेनी पड़ती है कि क्या खाएं ना खाएं, कितना खाना उचित होगा। दूसरी तरफ एक ऐसे हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर भी देता है तो उनके पास भी न्यूट्रिशनल डाइट नहीं होते हैं, वो केवल मोटे अनाज किसी तरीके से खा करके झुग्गी झोपड़ियों में पड़े रहते हैं। दूसरा संदर्भ हमारा ये है, इसको हम लोग शेल्टर के बेस पर, अगर इसको कॉटन पर, चलो कॉटन तो चल जाएगा, छोटे मोटे उसको कोई इशू नहीं है। तन पर कपड़े होने चाहिए, उसकी ब्रांड नॉन ब्रांड होने से कोई इशूज़ नहीं है, इतना तो हमारा समाज ज़रूर सभ्य है। लेकिन हाँ, इसमें कम से कम मिनिमम वेरिएशंस तो होने ही चाहिए। तुम्हारा स्कूल ड्रेस और घर का ड्रेस, कैजुअल ड्रेस, पार्टी ड्रेस, थोड़ा सा इतना आपके पास में ऑप्शन होने चाहिए। इस बेस पर भी देखें तो गरीबी और अमीरी के आधार पर तुम इसके एनालिसिस कर सकते हो कि ये सभी लोगों को समान रूप से मैसर नहीं है, मतलब इक्वली उनको नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट शेल्टर होम है। शेल्टर होम में अपने पटना में ही आप देख सकते हैं, स्लम एरिया में लोग रहते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े मकान बना करके लोग रहते हैं, जिनकी इनकम थोड़ी अच्छी होती है, थोड़े से अच्छे घरों में रहते हैं। और इसी पटना में अपार्टमेंट कल्चर भी है। तो मतलब अपार्टमेंट कल्चर में बड़ी बिल्डिंग से किराया कमाने के लिए लोग लगा रहे हैं, उससे इनकम आता है उनको, और फ्लैट खाली है। और एक घर ऐसा भी है जहाँ 5 लोग रहते हैं, जिनको कम से कम 2 BHK मिनिमम की रिक्वायरमेंट है, 1 BHK में ही काम चला रहे हैं। तो इस बेस पर भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मजाक है हमारे देश के लिए। ये सब इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तुम्हारा जो 5 बेसिक नीड जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। नेक्स्ट तुम्हारा है एजुकेशन। एजुकेशन भी आप देख सकते हैं, 2-3 तरीके की देश में पैरेलल व्यवस्थाएं हमारी होती है। पैसा दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। जहाँ शिक्षक और बिल्डिंग है वहाँ पर मैनेज करके लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सरकार की उसमें इच्छा शक्ति की काफ़ी कमी होती है। तो तमाम ऐसे जो मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाले इश्यूज हमारे होते हैं, ये कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाते हैं। अब सोचो कि अगर स्कूल में तुम पढ़ने के लिए आते हो, उसके बदले प्राइवेट में तुमको कुछ फी वगैरह पे करना पड़ता है, जिसकी पे करने की स्थिति में शायद आपके मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो महंगाई वाला एजुकेशन तुमको देना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गरीबी को और ज़्यादा गरीब बना रहा होता है। ये बेसिक हमारा है, शिक्षा का अधिकार, कानूनी अधिकार भी तुम लोग को पता होगा, 2010 में इसको लीगल राइट का मान्यता दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसे इशूज़ हैं जिसको सॉल्व करने का प्रयास सरकार कर सकती है। और सबसे पांचवा, सबसे आइडियल जो बेसिक में हमारा आदर्श माना जाता है, हमारा स्वास्थ्य। अब देखिए ना, कोरोना का ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है, आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है। ऑक्सीजन के पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, ना टेस्टिंग सही ढंग से होती है, ना ही ट्रीटमेंट सही ढंग से होती है, ना ही ट्रैकिंग होती है, ना ही कंटेनमेंट जोन बनते हैं। कुछ तो आम नागरिक भी इसमें, मतलब जो कॉमन पीपल हैं, कुछ उसमें गलतियां कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर आम देश के नागरिक जो है दम तोड़ रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में जो बड़े बेड हैं वो VIP लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री जिनको कोरोना हो रहा है वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर के अपना इलाज करा रहे हैं। तो इससे सोचो कि सरकारी व्यवस्था पर कितना ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें 4-5 जो बेसिक चीज़ों पर मैंने जिक्र किया, इसमें एक सुशीला की कहानी है कि स्लम एरिया में रहती है, उसके घर के पीछे में एक नाला बह रहा होता है, उसकी बेटी बहुत दिनों से बीमार है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए उसके पास में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वो किसी बड़े घरों में जा कर के चौका बासन का काम करती है, वहाँ से कुछ पैसे उधार लेती है ना। और पैसे उधार लेने के बाद में अपने डॉक्टर के लिए जब लेके जाती है तो वहाँ देखती है कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। उस लाइन में खड़ा होकर के, है ना, उसको अपनी बेटी का मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जबकि वही महिला जिस घरों में काम करती है, जिससे पैसा उधार मांग कर लाई है, उसको ऐसा लगा कि जो लोग ज़रूर है कि वोट देने वाले लाइन के कतार में भरे ला करके समानता का ढोंग कर लें, लेकिन इनके बच्चों को हेल्थ और एजुकेशन के लिए इस प्रकार से लाइन नहीं लगना पड़ेगा। इवन खुद गंदी बस्ती में रहती है, स्लम एरिया में रहती है, लेकिन जब वो अपने साहब के यहाँ काम करने के लिए जाती है चौका बासन के लिए, उसके साहब एक लग्जरियस बिल्डिंग में रहते हैं
और ये आदेश फरमाते हैं कि मेरा एक एक कोना साफ अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो देखो हेल्थ और हाइजीन के लिहाज से भी, मैंने रहने सहने के संदर्भ से भी, और मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर भी कितना बड़ा मजाक हमारा बना हुआ है। तो दे रहा है कि सुशीला इज वन ऑफ द मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया हु हैव राइट टू वोट एंड डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस इज फेयर फॉर इक्वल are far from equal, and these people are ill treated by other members of the सोसाइटी। और दे रहा है कि ऐसे मतलब सुशीला की जितने की तरह कितने भी ऐसे कामगार हैं, तुम लोग देखोगे घर में जो कॉमन लेबर आता है उससे लोग कितना बदसलूकी से पेश आते हैं, उनके साथ में मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। या इवन सर्वेंट क्लास जो नौकरी पेशा कर रहा होता है, वो अपने बॉस के यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स में खास करके ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के साथ मजाक किया जाता है, और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक डिफ्रेंशिएटेड कंडीशंस तुमको देखने को मिलता है। और ये सुशीला नहीं, देश में कल ही प्रधानमंत्री ने बोला कि 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में अनाज दूंगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 150 करोड़ में या 120 करोड़ में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मान के चलो कि इसमें अगर 120-22 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर 80 करोड़, तो लगभग ये तुम्हारा 66% है ना, 66% तुम्हारा बनता है। आप सोचो कि 100 में 66 आदमी ऐसे हैं कि जो दिन रात है ना प्रतिदिन कुआं खोदते हैं, तो प्रतिदिन एक गिलास पानी मिलता है, और एक गिलास पानी में पूरे परिवार को पिलाना है। कितनी बड़ी संकट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल फोरम आप देख सकते हो कि देश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारी। और आई थिंक वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो गया, मतलब ठीक ठाक है, 26-25 मिनट, 30 मिनट तक का भी इनफ है। तो ऐसा होगा। तो नेक्स्ट जो अगला होगा तुम्हारा सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, जिसमें ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिसकी क्लासेस की जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। है ना। तो इसमें जो अगला क्लासेस के जो बेस पर है, और क्लासेस के सब पार्ट में हम कास्ट को देखते हैं, है ना। जो ब्राह्मण में तुम देखोगे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का 4 ये वर्ण जो क्लासिफिकेशन हमारी की गई है, ये हिंदू सोसाइटी का केवल है। और तुम्हें पता होगा कि हमारे देश में हिंदुओं के अलावा सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, कुछ सीमित मात्रा में जैनिज़्म और हिंदू धर्म को भी मानने वाले लोग होते हैं, कुछ ईरानी जिसको जरथुष्ट भी हम लोग कहते हैं, ये सब लोग भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के यहाँ ही डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे ज़्यादा तो डिस्क्रिमिनेशन का बड़ा धब्बा और दाग मनुस्मृति वगैरह का तुम लोगों ने सुना होगा, हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और ये भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा जटिल है, जो इसी फेज़ में हम लोग एक जूठन कहानी, एक दलित बच्चा की ज़िंदगी पर आधारित है। एक छोटा बच्चा ओपी वाल्मीकि, उसके साथ अपने जीवन में कितने कड़वे अनुभव रहे अपनी सोसाइटी में, उसने इस चीज़ों को ना कलमबद्ध किया है ना। या तुम लोगों ने सुना होगा कि समाज की जो निचली जातियां, जिसको है ना शूद्राज वगैरह हम लोग कहते हैं, जिसको SC या ST कहते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में कितना ज़्यादा एक दुर्व्यवहार समाज उनके साथ करता है। इवन अछूत की बात है ना। ऐसा ही कुछ मामला हमारा ओपी वाल्मीकि से रिलेटेड है। एक दलित बच्चा जो आगे चल के अपने बूते पढ़ लिख करके एक महान स्कॉलर राइटर हुए, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन, जिसमें अपने जीवन के तमाम ऐसे नकारात्मक पक्ष और उनके साथ में क्या दुर्व्यवहार समाज ने किया था, उसको उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया था। तो ये ओपी वाल्मीकि के, जैसे यहाँ पर हमने इकोनॉमिकल कहानी के लिए सुशीला की कहानी को समझने का प्रयास किया है, वैसे ही यहाँ पर ओपी वाल्मीकि के कहानी के आधार पर, मतलब हर एक इक्वलिटी को ना तुम्हारी कहानी से ऐड करके दिखा रहा है। यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी में आपने देखा रिचेस्ट एंड जो कॉमन पीपल का जो कैसे इक्वल राइट ऑफ वोट की बात की गई है। आपने सुशीला की कहानी से देखा कि हमारे देश में कैसी आर्थिक असमानताएं हैं। या 5 जो बेसिक नीड के बेस पर भी हमने एनालाइज करके तुमको दिखाया, समझाया कि वो इक्वल हमें नहीं मिलता है, वो केवल कहने सुनने के लिए है। उसी तरीके से दलित बच्चा ओम प्रकाश वाल्मीकि की पूरी कहानी पर आधारित हम
सोशल इक्वलिटी एंड अनजस्टिस की बातें करेंगे कि समाज में किस प्रकार की समानताएं हमारी एक्सपेक्टेड है, होनी चाहिए, किस प्रकार की असमानताएं लोगों को प्राय देखने को मिलती है, और कौन सा वो अन्याय होता है जो सामाजिक तौर पर हमारे देश में इंटरटेन किए जाते हैं। उसके लिए कानूनी प्रोविजंस वगैरह वो तो सब आगे डिटेल्स में तुम्हारा है ही कि इक्वलिटी कैसे तुम्हारी गरिमा की रक्षा करती है, और कौन से वो प्रोविजंस हैं जो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिकल सिस्टम में है ना बहाल करने का प्रयास किया गया। तो मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो सोशल इक्वलिटी एंड अदर फोरम पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना बाबू, आप इसको देखिए समझिए, और यदि कहीं समस्या आती है तो आप क्लास में हमसे बात कर सकते हैं। ओके।